वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की दावत पर G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर रिवायती बैंड की धुन के साथ इस्तकबाल किया गया। पीएम ने म्यूनिख में मुकीम हिंदुस्तानियों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इमरजेंसी का हवाला दिया, कहा कि 47 साल कबल इसी दिन जमहूरियत को यरगमाल बनाया गया। इमरजेंसी लगाकर जमहूरियत को कुचलने की कोशिश की गई। इस मौके पर तकरीब में मौजूद हिंदुस्तानी पुरजोश नजर आए। उन्होंने कहा कि आपके इस प्यार, जोश और वलवले से हिंदुस्तान में देखने वालों का सीना फख्र से लबरेज हो जाएगा। चली है सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है गाँव। Ladies and gentlemen, बरसों का अंधेरा। साथियों, वो दिन चले गए। साथियों, वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते थे। भारत आज वैश्विक चुनौतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनौतियों का समाधान दे रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये सपना हमने दुनिया के सामने रखा है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का नया भारत नई विरासत बनाने पर काम कर रहा है। नई विरासत बनाने के इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है हमारे नौजवान है, हमारा यूथ है। भारत के युवाओं को सशक्त करने के लिए 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी लेकर हम आए हैं। पहली बार भारत में मातृभाषा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक का विकल्प दिया जा रहा है। रामपुर और आजमगढ़ जिमनी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी का परचम लहराया है। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की शानदार जीत पर सीएम योगी ने अवाम को मुबारकबाद दी, जबकि आजम खान ने चुनावी नतायज की सच्चाई पर ही सवाल उठा दिए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आजमगढ़ में जो कुछ हुआ है वो चुनाव का रहा है। इसे आप चुनाव कहेंगे, ये इलेक्शन का है। रामपुर और आजमगढ़ जिमनी इंतखाबात। आजम खान के गढ़ में खिला कमल। बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते। आजमगढ़ से नरवाह ने जीत दर्ज की। आजम खान ने चुनावी नतायज की सच्चाई पर उठाए सवाल। सीएम योगी ने अवाम को दी मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ जिमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों ने कामयाबी का परचम लहराया है। रामपुर से घनश्याम दास लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ नरवाह ने जीत दर्ज की है। रामपुर लोकसभा जिमनी इंतखाबात में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने आजम खान के मजबूत किले को तोड़कर बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,000 वोटों से शिकस्त दी। पीएम मोदी ने जीत पर लिखा कि आजमगढ़ और रामपुर में जिमनी इंतखाबात की जीत तारीखी है। ये मरकज और यूपी में डबल इंजन वाली हुकूमत के लिए वसी पैमाने पर कबूलियत और हिमायत की निशानदही करता है। अवाम की हिमायत पर मशकूर हैं। उधर बीजेपी की शानदार जीत पर सीएम योगी ने अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अवाम ने एक बार फिर डबल इंजन वाली हुकूमत की पॉलिसियों पर मोहर सुबूत कर दी है। जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार ने
डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि नताइज बताते हैं कि रामपुर के मुस्लिम वोटरों ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के तरक्याती कामों पर इत्मीनान जताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, और रामपुर वो जगह है जहाँ 55% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता रहते हैं। सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण पर मोहर लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबके साथ सबके विकास पर मोहर लगाई है। योगी आदित्यनाथ जी के समावेशी विकास और समावेशी सुरक्षा पर मोहर लगाई है, और कानून के राज पर मोहर लगाई है। रामपुर आजम खान का आबाई जिला है और इस सीट को इनका गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से आजम खान ने अपने हामी आसिम रजा को टिकट दिलवाया था। आजम खान ने खुद आसिम रजा के नाम का ऐलान किया था, जबकि चुनावी नताइज को लेकर आजम खान काफी बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि जीत को हार में बदला गया है। आजम खान ने कई पोलिंग बूथ पर मुस्लिम वोटरों की गिनती पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर ठोक तंत्र भारी है। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने नताइज को अफसोसनाक करार दिया। आजमगढ़ के लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का जरूर है कि ऑलरेडी नेताजी की बनाई हुई परंपरा को अभी कायम नहीं रख पाए, लेकिन 24 आते आते आजमगढ़ के लोग ही इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से जिता के देने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एसपी की शिकस्त पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आजमपुर और आजमगढ़ इंतखाबात के नताइज साफ जाहिर करते हैं कि एसपी में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही खुव्वत। ओवैसी ने लिखा कि मुसलमानों को अब ऐसी पार्टी पर अपना कीमती वक्त जाये करने के बजाय अपनी आजाद सियासी शनाख्त बनाना चाहिए और अपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहिए। रामपुर में बीजेपी की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये जीत इस बात को साबित करती है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में रियासत की तमाम 80 सीटें जीतने वाली है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान भुवन जोशी ने हार का इल्जाम बीएसपी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि नताइज इस बात का सबूत है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और इसे एनडीए का हिस्सा बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के जिला सेक्रेटरी आशु अब्बासी ने कहा कि दोनों सीटों पर शिकस्त से पार्टी को बड़ा धचका लगा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी खामियों का पता लगाकर इसे सुधारने की जरूरत है। और शासन का तानाशाह रवैया है रामपुर में, आजमगढ़ में, और हमारी बहुत बड़ी 2 सीटों का नुकसान हुआ है और जो हमारी कमियां होंगी, गलतियां होंगी, उन पर हम गौर करेंगे। और अब महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना का एकनाथ शिंदे का धड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से असेंबली के डिप्टी स्पीकर को अराकीन असेंबली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई करने से रोकने की दरख्वास्त की गई है। साथ ही अजय चौधरी को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर बनाने को भी चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कल समाप्त होने का मुतालबा किया गया है। एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के तौर पर नाअहल करार देने जैसे फैसलों पर भी बागी एमएलएज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त में सुनील प्रभु की बतौर चीफ व्हिप तकर्री को भी चैलेंज किया गया है।
महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीश शेख ने सीईओ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यह दूसरा मौका है जब अनीश शेख ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने की कोशिश की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में अनीश शेख ने बताया कि सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ जो बोहतान तराशी हो रही है, इससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। वाज़ेह है कि अनीश शेख ने रियासती वक्फ बोर्ड का चेहरा बदलने में कलीदी किरदार अदा किया। वो कैसे, आप इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड मुल्क का ऐसा बाइख्तियार इदारा है जिसके पास सबसे ज्यादा वक्फ आराजी है, लेकिन बोर्ड की 70% आराजी पर गैर कानूनी कब्जेजात हैं। अनीश शेख ने 25 मार्च 2021 को वक्फ बोर्ड के मुस्तकिल सीईओ की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। अनीश शेख के दौर में वक्फ बोर्ड एक बाइख्तियार इदारे के तौर पर सामने आया। वक्फ जायदादों की बाजियाबी और गैर कानूनी कब्जाजात हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन 1 दर्जन से जायद लैंड माफिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई। लेकिन इसी दौरान अनीश शेख ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मुस्ताफी होने की वजूहात उन्होंने कुछ यूं बयान की। इन दिनों में मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मेरी बदनामी की और झूठी खबरें आ रही हैं, मैसेजेस के ज़रिए से, क्लिप के ज़रिए से, ऑडियो वीडियो क्लिप के ज़रिए से। तो इस वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। जो काम मैंने किए नहीं है वो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इस पद पर रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। लिहाजा मैंने आज मेरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस पद का इस्तीफा गवर्नमेंट को भेज दिया है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में सरकारी अमले की तादाद महज 2 दर्जन अफराद पर मुश्तमिल है। ऐसे में पूरी रियासत के मामलात का निपटारा करना कोई मामूली बात नहीं। इसके बावजूद बोर्ड अरकान और सीईओ की जाती दिलचस्पी की वजह से पिछले साल भर में इल्तिवा में पड़े 3,500 मामलात का निपटारा किया गया। जीरो पेंडेंसी टारगेट के तहत तरजीहाती बुनियादों पर शिकायत का इजाला किया गया। वक्फ बोर्ड के तमाम कामकाज ऑनलाइन हो, इसके लिए बाज़ाब्ता एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जो आखिरी मरहले में है। एक सॉफ्टवेयर बनेगा और हर आदमी अपने घर पे रहकर उसको यहाँ सिर्फ एक बार आना पड़ेगा, ऐसा वो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करने के लिए। अदरवाइज किसी आम आदमी को यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर हम बना रहे तो वो रह गया है, वो अब बन जाएगा। दूसरा वो जो हमारे स्टाफ का है, अभी 29 लोगों में हम काम कर रहे हैं। 179 का स्टाफ उसकी भर्ती करना, रिक्रूटमेंट रूल्स उसके बन रहे हैं, वो एक काम अधूरा रह गया। उसके अलावा हम अपने जगह में जाना चाहते हैं जहां हम अपना महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का खुद का ऑफिस हो, तो वो एक हमारी एक बात जो है वो अधूरी रह गई। और हम जो है एक जीरो पेंडेंसी पर लाना चाह रहे थे पूरे बोर्ड को, वो भी एक काम रह गया। बहैसियत सीईओ अनीश शेख की कारकर्दगी को अवामी हलकों में सराहा गया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अनीश शेख ने इस्तीफा दिया हो। इससे पहले सन 2022 के आगाज में भी अनीश शेख ने सीईओ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस वक्त हुकूमत और बोर्ड मेंबरान ने इसे मंजूर होने नहीं दिया था। अब मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल रहेगी, इसका अंदाजा जल्द ही हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। बिहार में उर्दू को खत्म करने की साजिश हुकूमत की सतह पर की जा रही है, यह कहना है एमआईएम का। एमआईएम के एमएलए और रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उर्दू के 80,000 असातिज़ा की जगह खाली हैं, लेकिन महकमे तालीम ने बहाली की ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें उर्दू के टीचरों की बहाली का रास्ता करीब करीब बंद हो गया है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि एक तरफ वज़ीर आला नीतीश कुमार अक़लियतों के प्रोग्रामों में उर्दू के फ़रोग़ की बात करते हैं और दूसरी तरफ उर्दू पढ़ने वाले तलबा को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। देखिए, बाज़ाब्ता अगर आप देखेंगे तो दस्तूर हिंद में, भारत के संविधान में इस बात का डायरेक्टिव है कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि अपने लोगों के बच्चों की तालीम वो उसकी मादरी ज़बान में दे। बिहार में बिलाशुबा 2 करोड़ से ज़ायद लोगों की मादरी ज़बान उर्दू है। अगर हम मादरी ज़बान उर्दू में लेने का मुतालबा करें तो प्राइमरी सेक्शन में 5 टीचर हमको चाहिए। उस एतबार से लाखों टीचर उर्दू की बका के लिए ज़रूरी है।
लेकिन बिहार हुकूमत वो नहीं कर रही है, बतौर एक मजमून के एक सब्जेक्ट के उर्दू पढ़ा रही है। उसमें भी मेरा दावा है कि 80,000 से ज़्यादा उर्दू की टीचरों की जगह खाली पड़ी है और इन लोगों को 12,000 जायद टीचर, जो मैंने जायद क्या 27,000 जो लिए थे उर्दू बंगला टीईटी, उसमें से 12,000 लोगों को इन लोगों ने गैर मुनसिफाना तौर पर छटनी कर दी है ना। अदर सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स था, इन लोगों ने 60 मार्क्स कर दिया आपने उर्दू के लिए, उर्दू का रास्ता बंद करने के लिए, और उनकी बहाली करते हुए इनके पेटों में ऐंठन हो रही है। तो मैं इससे क्या समझूं, ये पूरे तौर पर उर्दू दुश्मनी पर आमादा है हुकूमत। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉइन नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुल्की सकाफती विरसे की झलक देखने को मिली। हर दौर के सिक्के यहां नुमाइश में पेश किए गए। लोगों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मुनक्किदा कॉइन नुमाइश में मुल्क की सकाफती विरसे की झलक देखने को मिली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगाई गई नुमाइश में मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक के सिक्के भी देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते रहे। नुमाइश में क़ब्ल मसीह के सिक्कों से लेकर नए दौर के सिक्कों तक सब कुछ मौजूद था। यहाँ बरतानवी, मुगल, गुप्ता, मौर्य सल्तनत के सिक्के भी नजर आए। इंडिया के जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो 600 BC के हैं। वो पंचमार्क कॉइन होते थे उस ज़माने में, चांदी के हैं, बहुत सारे हैं अवेलेबल यहाँ पर डीलर्स के पास। तो वो इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री है कॉइन्स की। सेकंड ओल्डेस्ट ग्रीक है कि जब बार्टर के लिए, खरीद फरोख्त के लिए पैसे का इस्तेमाल हुआ, तो इंडिया में 6th सेंचुरी BC में हुआ। तो उसके भी सिक्के हैं, पंचमार्क कॉइन अवेलेबल है। मेरा जो कलेक्शन है वो ये है, ये गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन्स हैं। हम सिक्के को देखकर ये मालूम कर सकते हैं उस समय टेक्निक कैसी थी इस देश में। जिस देश का सिक्का है वहाँ टेक्निक कैसी थी, वहाँ संपन्नता कैसी थी, और उस देश का राजा कौन सा था। और इससे हमें बहुत सी और भी बातें पता चलती हैं। ये अध्ययन का विषय है, इस पर बहुत लोग रिसर्च भी करते हैं कि भाई एक एक सिक्के से बहुत सी चीज़ें मालूम होती हैं। सोने, चांदी, पीतल और दीगर धातुओं से बने सिक्कों के साथ साथ मुख्तलिफ डिजाइन के सिक्के नुमाइश के लिए पेश किए गए। ऑस्ट्रेलिया का $300 का 10 किलोग्राम वजनी चांदी का सिक्का नुमाया तौर पर नजर आया। वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉइन 10 kg सिल्वर ऑस्ट्रेलिया पर्थ मिंट का एक कॉइन है मेरे पास। ये मेरी कलेक्शन का पार्ट है। ये लिमिटेड एडिशन कॉइन्स जो है ये प्रिंट करती है वहाँ की गवर्नमेंट। ये इतना भारी है मुझसे शायद करीबन 10, इसका नहीं एग्जैक्ट 10 kg वेट है इसका, 10 kg सिल्वर, प्योर सिल्वर। और जैसे कि ये वहाँ इस पे आप देखेंगे तो $300 लिखा हुआ है और ये 2013 का कॉइन है। एक जो भारत देश है इसके अंदर जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉइन्स इसी देश में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो जितने भी लोग ऐतिहासिक लोग गुजरे हैं उनके इतिहास को भी प्रदर्शित करने के लिए हमारा जो कॉइन्स बनते हैं उसमें उनका इतिहास भी दिखता है, हमारी संस्कृति भी दिखती है कॉइन्स के अंदर। और इसी से जो है हमारे दौर के अंदर जब 2300 साल पहले कुशाल पीरियड का दौर था, उस टाइम में कुशाल सिक्के बने। उसके बाद में चंद्रगुप्ता पीरियड के आए, उसके बाद में और भी मुस्लिम शासकों के आए, मुगल्स के आए। तो इस तरह से जो है ना जिस गवर्नमेंट ने हुकूमत करी उसने अपने सिक्के बनाए। सिक्कों और करेंसी नोटों की एक अलग ही दुनिया है। करेंसी से उस दौर के हालात, तहजीब, हुक्मरानी और खुशहाली का भी पता चलता है। यही वजह है कि चमड़े से लेकर सोने तक के सिक्के हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं। ये हमारे मुल्क की सकाफती तनों को जाहिर करता है। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कल हरिद्वार से चलकर 44वें शतरंज ओलंपियाड मशल मेरठ पहुंची, जहां आर्मी और पीएससी के बैंडों की धुनों के साथ शतरंज ओलंपियाड के मशल का इस्तकबाल किया गया। इस बार 28 जुलाई से 10 अगस्त तक 44वां शतरंज ओलंपियाड मुकाबला चेन्नई में मुनक्किद होगा। मुकाबले में दुनिया के 187 ममालिक शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर ममलिकत बराए तवानाई डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने टॉर्च रिले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि ये पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है कि 100 साल बाद हिंदुस्तान को शतरंज ओलंपियाड मुनक्किद करने का मौका मिला है।
रिले है जो चेस ओलंपियाड 44वें चेस ओलंपियाड के जो कि भारत को मिला है, उस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की 9 जिलों में ये चेस यात्रा जाएगी ताकि ये चेस की अलग जगह पाए पूरे देश में, और पूरा विश्व हमें देख रहा है इस चेस यात्रा के थ्रू। ये बहुत गर्व की बात है कि भारत में इस बार चेस ओलंपियाड महाबलीपुरम में हो रहा है और इसी क्रम में सभी राज्यों से टॉर्च होके जाएगी। ये श्रीनगर से स्टार्ट हुई है, धर्मशाला होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए, हरिद्वार होते हुए अब हमारे शहर मेरठ पहुंची, और मेरठ के लिए भी ये गर्व की बात है कि कुछ ही सिटीज में ये यूपी के जारी है, उनमें से मेरठ एक है। और आज यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से एनसीसी, चाहे वो पीएसी हो, आर्मी हो, सभी नागरिकगण हैं, मीडिया के लोग, सभी चेस के प्लेयर, सब लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और इस इतने बड़े प्रोग्राम को एक विटनेस करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सब करने से और ये टॉर्च जब जिस इलाकों से जाएगी तो जो ऑलरेडी इस गेम में लोग जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज 9वीं जमात का दाखिला इम्तिहान 22 इम्तिहानी मराकज़ पर खुश उसलूबी के साथ मुनक़िद हुआ। एमयू के मुख्तलिफ स्कूलों में 9वीं जमात में दाखिले के लिए 12,306 तलबा और तालिबात को शरीक होना था, लेकिन 10,817 ही तलबा शरीक इम्तिहान हुए। एमयू के सबसे बड़े इम्तिहानी मरकज एमयू गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल आमिना मलिक ने बताया कि तमाम माकूल इंतजाम किए गए थे और स्कूल में 95% तलबा की हाजिरी रही। 1268 की स्ट्रेंथ के बच्चे आए हैं, जिसमें हमने अपने पेरेंट्स के लिए माकूल इंतज़ाम कराए हैं। बाहर टैंक लगवाया है, कुर्सियों का अरेंजमेंट है, वाटर का अरेंजमेंट है। बच्चियों को भी हमने पानी का अरेंजमेंट करा, हर एक बच्चे को वाटर बॉटल दी गई है और सबको क्लासेस में प्रॉपर वे में बिठाया गया है। टोटल 42 क्लासरूम्स, 3 बड़े हॉल्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और उसमें तकरीबन 90% बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ है पेपर, तो पेपर भी इजी था और हो जाएगा लगता, तो यही उम्मीद है। एमयू में क्यों जाती है? बस फ्यूचर के लिए। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत क्वेश्चंस वैसे ही थे जैसे यूजुअली आते हैं, ऑब्जेक्टिव, मतलब सब बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर गया। क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से चलाई जा रही समाजी तंजीमों सोच और इस्लामिक यूथ फेडरेशन की जानिब से कैंपस में कई सबील और कैंप लगाए गए थे, जहां इम्तिहान देने आए बाहरी लोगों की रहनुमाई की गई। साथ ही सख्त गर्मी के मौसम में राहगीरों को पानी भी पिलाया गया। तो काफ़ी है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। बच्चे परेशान होते हैं, लोग यहाँ आते हैं, पानी देते हैं, हम रास्ता भी बताते हैं, लोगों को मदद करते हैं जिस तरीके से भी मदद हो सकती है। पानी पिलाना वैसे भी सवाब है, हाँ वैसे भी सवाब है, और रास्ता वगैरह भी बताते हैं, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन कोई पड़ जाती है तो वो भी हल करने की कोशिश की जाती है। इस कैंप को लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोगों की मदद, जो बाहर से राहगीर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों की मदद करना। मदद किस तरीके से? उन लोगों को, नए लोग होते हैं, रास्ता नहीं पता, फैकल्टी किधर है, हम लोग लोकल हैं तो हम लोगों को आइडिया है, तो उन लोगों को रास्ता बताते हैं और फैकल्टी तक छोड़ के भी आते हैं। अगर उन लोगों को पानी या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को हम यहाँ से उनकी हेल्प करते हैं। ये एमयू के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं? इसमें एमयू के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो पास आउट हो चुके हैं एलुमनीज हैं। महाराष्ट्र के अजीम रहनुमा और जहदकार शाहू महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर यौम समाजी इंसाफ के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में अकोला में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली अमोल ने कहा कि सिर्फ जश्न मनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि शाहू महाराज के ख्यालात को सोसाइटी में नाफिज करने की कोशिश करनी होगी। और अब खेल। रणजी क्रिकेट की तारीख में मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम के जरिए तारीख रकम किए जाने से मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है। एमपीसीए ने रणजी क्रिकेट में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के जरिए फतेह हासिल करने पर जहां 2 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है, वहीं मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने ग्वालियर में अपनी खुशी का इजहार करते हुए आज के दिन को खास दिन से ताबीर किया। वजीर आला ने क्रिकेट टीम के मध्य प्रदेश में लौटने पर जश्न मनाने और उनके इनाम देने का भी ऐलान किया है। जो रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं पहले। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।